हेलो एवरीवन, आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और ये सेशन स्टार्ट होने जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंटेंस एंड वेरिएशन से। अब आपको कंटिन्यू सेशंस मिलते रहेंगे और ये सेशंस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है आपको जेनेटिक्स से पढ़ाने का। हमने एक फैसला लिया है। रीजन इसके पीछे ये है कि अब यहाँ से आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे जो नीट के लिए पढ़ रहे होंगे। तो मैं आपको अभी फिलहाल जो है वो नॉर्मल पॉइंट्स के बेसिस पे स्टार्ट करके हम इसे एनसीईआरटी हाईलाइट को ले जाकर पीवाईक्यू नीट के और बोर्ड्स के दोनों साथ में कवर करेंगे। मैक्सिमम जो हमारा फोकस होगा वो इस बात पे होगा कि हम एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं लास्ट ईयर तक वो हम सारे बना लें। सबको पता है यार, ह्यूमन रिप्रोडक्शन टू द पॉइंट एनसीईआरटी आएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आएगा, वो टू द पॉइंट एनसीईआरटी आते हैं। पर जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी ये कभी भी टू द पॉइंट एनसीईआरटी आए जरूरी नहीं है। इस पे दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो थ्योरी बेस्ड है, जैसे मान लो मेंडलिज्म के ऊपर क्वेश्चंस आ गए तो वो सारी चीजें थ्योरी बेस्ड है तो वो आ जाएगा। पर जो डिजीज बेस्ड होंगे, डिसऑर्डर बेस्ड होंगे, उस पे हमेशा ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे। तो हम अपने बच्चों को इतना साउंड करेंगे हर टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाए। तो बस आपको करना है इस चैनल को ढेर सारा प्यार, लाइक कर देना है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है और अगर आप आ ही गए हैं यहां तक तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए एक जबरदस्त पार्ट जिसमें आप सभी को मिलेगा पूरा कंप्लीट सिलेबस 12th का, 11th का, नीट का। धीरे धीरे ये सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आप सभी का स्टार्ट करते प्रिंसिपल ऑफ इंटेंस एंड वेरिएशन। तो इसको जानने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को इस चैप्टर की ना वेटेज वगैरह पता चलनी चाहिए कि बोर्ड में और नीट में इसका वेटेज कितना है। तो देखो यार, अगर मैं बात करूं कि लास्ट ईयर 23 पे इस पे नीट पे क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा फोकस हमारा नीट पे, क्योंकि अगर आप यार 12th के स्टूडेंट हो तो आप ओवरऑल कुछ दिनों पे नीट पे एंटर करने वाले हो। तो बोर्ड अगर अच्छा हो गया, अभी हम नीट की प्रिपरेशन कर लें, बोर्ड की कर लें, दोनों साथ में अगर कर लें तो मजा ही आ जाएगा। तो इसलिए नीट पे लास्ट ईयर इसके ऊपर 5 to 6 क्वेश्चन, 5 to 6 इसलिए फिक्स इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाकी चैप्टर से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंटेंस से लिंक्ड होते हैं, इसलिए 5 to 6 क्वेश्चन। तो अगर आप इसका मतलब समझते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन मतलब बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो सोचो आखिर इसके ऊपर आ कहां से रहा होगा। अगर मैं सीबीएसई बोर्ड एंड बोर्ड की बात करूं कि यार इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते होंगे, है ना, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता होगा, है ना। सो बोर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर भी 70 में से एटलीस्ट 10 मार्क्स जो हैं वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चूंकि बहुत सारे टॉपिक हट भी गए हैं तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। सबसे बड़ा चैप्टर मॉलिक्यूलर, देन फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड थर्ड नंबर का ये चैप्टर आपके लिए सबसे बड़ा सफलता की कुंजी हो सकता है। तो आप इस टॉपिक को जरूर मन लगाकर पढ़ लें। अब अगर पूरे चैप्टर की बात करूं तो देखो यार, हम एक ऐसे टाइम पे हैं जहां पर हमारे लिए पूरा डिटेल पढ़ना भी जरूरी है और इंपॉर्टेंट चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना जरूरी, क्योंकि अगर हमारे पास उतना डिटेल हो या ना हो पर एनसीईआरटी तो कवर हो ही जाए और एनसीईआरटी से रिलेटेड वो चीजें हम ज्यादा अच्छे से पढ़ लें जिसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो चीजें थोड़े कम जरूरी हैं उसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी भी पढ़ दें तो कुछ खास दिक्कत नहीं है, उसको हम एनसीईआरटी को समझ के भी खत्म कर सकते हैं। और ये पूरा सेशन ऐसे ही होने वाला है कि जो चीजें बहुत जरूरी हैं उस पे हम बहुत वक्त देंगे, जो चीजें कम जरूरी हैं उस पे हम पढ़ के समझ के एक बारी हल्का 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 खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करें अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि भाई हम जो है ना यार कहना चाहिए कि ऐसे इंसान एक ऐसी चीज होती है ना यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं तो यार पहले से ही हमें जो है ना इंपॉर्टेंट पढ़ने की आदत सी होती है। और ये कोई बुरी चीज भी नहीं है, हम गैर जरूरी चीजों के लिए थोड़ी बैठे हैं इस दुनिया में, जरूरी चीजों के लिए बैठे हैं। सो वो जरूरी टॉपिक कौन से हो सकते हैं इस चैप्टर के। तो देखो यार, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है, चाहे बोर्ड हो चाहे हो नीट, मेंडलिज्म इस चैप्टर की जान है मेरे बच्चे, मेंडलिज्म इस चैप्टर की जान है। अब मेंडलिज्म में क्या, मेंडलिज्म में अगर मैं बात बताऊं तो सबसे ज्यादा तो वो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये इनका काम करने का तरीका, टेक्निक्स, रेशियो,
ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एंड देन फिर न्यू मेंडलिज्म भी जरूरी है, इस पे लॉज पे, इनकी कहानियों पे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इन टॉपिक को बिल्कुल ना भूलें। और जितनी चीज मैं बताऊं उससे ज्यादा शॉर्टकट मत करना, क्योंकि मैं आपको सिर्फ उतनी चीज देने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मेरी क्लास देखने के बाद आप जैसे चैप्टर कंप्लीट हो, मैं आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन करवाऊंगा, लास्ट 2010 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन पूरे करवाऊंगा। आपसे एक एक क्वेश्चन बनेगा, डंके की चोट पर बनेगा, बस यही भरोसा रखना। मैं एक ही बात कहता हूं, बहुत सारे टीचर्स आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहे होंगे, बहुत सारी चीजें आपको बहुत शॉर्ट में भी पढ़ा रहे होंगे, सबका अपना अपना टेक्निक होता है, पर मैं एक ही बात कहता हूं बेटा कि तुम्हें किसी पे भरोसा करने से पहले एक ही चीज करनी है, पीवाईक्यू सॉल्व करके देखो। अगर तुमसे सारे पीवाईक्यू सॉल्व होते हैं, मतलब वो टीचर कंप्लीट सिलेबस तुम्हें पढ़ा रहा है। क्योंकि मेरा कितना डिटेल मैं तुम्हें देता हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे एग्जाम में क्या आने वाला है। क्योंकि हम एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो एंट्रेंस एग्जाम आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम है, और उसमें हमें नॉलेज नहीं, क्वेश्चन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का कितना आंसर पता है ये डिसाइड करेगा। ठीक है, तो आपको सिलेबस कवर करना है, नॉलेज आपको जीवन भर मिलता रहेगा, उसकी कोई शंका नहीं है। ये बहुत कड़वी बात कह रहा हूं मैं आपको, लेकिन आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप अनावश्यक चीजों को ना पढ़ें, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनकी चीजें अभी थोड़ा सा छोड़ दीजिए, जो जरूरी है वो जरूर करिए। मेंटलिज्म वन ऑफ फेवरेट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक मैं कहूं जिस पे आपको मैं सबसे ज्यादा फोकस करूंगा वो है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं कि वो कौन कौन से डिसऑर्डर्स होंगे जो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होंगे, तो वो है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, आपके सिकल सेल एनीमिया, इसके अलावा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जिनमें से हम आएंगे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये चीजें बहुत पूछी जाती हैं, उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं, उनके ऊपर कुछ पेडिग्री वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, उनके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसलिए ओवरऑल ये चैप्टर कंप्लीट पैकेज है। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया, मतलब कोई आसान सा चैप्टर नहीं है, मैंने कोई आसान चैप्टर स्टार्ट किया भी नहीं, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको वन शॉट के फॉर्म में बहुत जल्द दे दूंगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी दे दूंगा आपको मैं, मतलब दोनों बाय डायरेक्शनल पढ़ाऊंगा, इसके आगे भी पढ़ाता जाऊंगा, इसके पीछे भी पढ़ाता जाऊंगा। कुल मिला के सिलेबस कब कवर हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। अभी छोटी छोटी क्लासेस हैं, बहुत ही जल्दी क्लासेस बड़ी होती चली जाएंगी अगर आपका प्यार बराबर मिलता रहेगा। तो चलिए, अभी मैं बहुत सारी, आज पहली क्लास है इसलिए लंबी लंबी बातें आपसे करनी पड़ रही हैं। ये दो टॉपिक आपको फोकस करना है, ये ज्यादा बड़ी चीज है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है उसके लिए हमें कुछ टॉपिक के बारे में जानने से लिए हमें उस इंसान के बारे में जानना चाहिए जिसने सबसे पहली बात इसके बारे में बताई थी। ये कौन है आप सभी जानते हैं, कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इन्हें जान लीजिए। ये हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ये हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट अचीवमेंट, ग्रेट पर्सनालिटी इनकी थी। क्या है डार्विन साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अगर चैप्टर से चैप्टर पढ़ रहे हैं ना तो कहानी थोड़ी सी उलझी सी हो जाती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आना चाहिए। साइंटिस्ट के बारे में जानना आपके लिए, आपके सब्जेक्ट के जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जगह है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया वो जगह है जहां पर इनका जन्म हुआ था। वहां पर यह जन्म लेने के बाद ये बीच में भेड़ वगैरह चराते थे, फिर चराने के बाद इनका दिमाग घूमा, ये चर्च के फादर बन गए। चर्च के फादर बने तो खाली टाइम करें क्या, उन्होंने गार्डनिंग करना स्टार्ट कर दी। गार्डनिंग भी वैसे नहीं कि अब कुछ भी लगा दिए, कद्दू फल कुछ भी लगा दिए, उन्होंने उस गार्डनिंग का पूरा लेखा जोखा, पूरा एक टेबल वगैरह सब कुछ बनाया, और वो टेबल वगैरह जनरेट करके ये देखा कि यार ये प्लांट है, इसके सीड बने, और उस सीड को फिर लगाया तो क्या बने, फिर उसको लगाया तो क्या बने, कुछ आर्टिफिशियल ब्रीडिंग सा किया और रिजल्ट निकाला। और उसका जो रिजल्ट इन्होंने देखा उसने कह दिया यार ये तो गजब है, ये तो जबरदस्त है, और उस चीज को फिर इन्होंने पब्लिश कर दिया। मैंने अभी शॉर्टकट में बताया, यही तो पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, पर उसे बाद में पब्लिश कर दिया। पब्लिश किया तो लोग उस समय डार्विन साहब बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे बॉस, चार्ल्स डार्विन, मतलब लोग भगवान की तरह उन्हें पूछते थे। डार्विन का बोलबाला था, डार्विन साहब के बोलबाले में इनकी बातें दब गई, ज्यादा लोग इन्हें जान नहीं पाए और ये खत्म हो गए। आई थिंक इनके बारे में ये कहा जाता है कि 1879 के आसपास लगभग ये खत्म हो गए, और इसकी उसके आसपास, उसके आगे जो डेथ हुई इनकी, तो उसके 16 साल के बाद 16 ईयर्स
के बाद इनकी कहानियों को रीपब्लिश किया गया और रीपब्लिश करने के बाद ऐसे फेमस हुए कि इन्हें आज हम दुनिया में फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये कहानी इसलिए भी जानना जरूरी है कि भैया ये जो ग्रेगर जॉन, मैं इनके नाम के आगे सर लगाता हूं, ये आप भी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम था, फादर ऑफ जेनेटिक्स इनकी पदवी थी, और ये नाम अपने आप में कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हैं। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा गया आपको इनको पता है? क्योंकि इनके रिसर्च ऐसे थे जो आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं बताए थे। लेमार कहते थे कि गर्दन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ऊपर के पत्तियां खानी है। डार्विन की अलग ही कहानी थी, पर क्यों डिटेल बात किसी ने नहीं बताई थी, और वो पहली बार बताने की जरूरत की थी ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे, इतनी बातें जानना। इनकी फोटो के पीछे एक डायग्राम आपको बहुत दिख रहा है, उनको भी देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि ये रिसर्च कब तक चला। तो ये रिसर्च, एक बात याद रखना, रिसर्च बेस्ड ऑन किस बात पे रिसर्च इनका पूरा बेस्ड था भाई साहब? तो रिसर्च बेस्ड ऑन पाइसम सटाइवम। क्या नाम है इसका? पाइसम सटाइवम इस प्लांट का नाम है। अगर पाइसम सटाइवम को मैं बायोलॉजिकली बोलूं, या मतलब सॉरी आपकी नॉर्मल भाषा में बोलें, तो हम इसे कहते हैं गार्डन पी। क्या कहते हैं हम इसे? गार्डन पी कहते हैं, याद रखना। अच्छा, कई जगह ना इसके नाम चेंज हो जाते हैं, गार्डन पी, स्वीट पी, ये पी, वो पी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस चीज को जरूर याद रखना बॉस, इसका नाम है गार्डन पी, पाइसम सटाइवम। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है जिसे आप खाते हैं, ठीक बात है। एक और बहुत बड़ी चीज, ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, चूंकि इंट्रो है तो मैं हल्का हल्का आपको बता देता हूं। एक और बहुत बड़ी चीज इनकी पूछी जाती है यार कि रिसर्च का टाइमिंग क्या था, ड्यूरेशन क्या था, किस टाइम पे इन्होंने ये रिसर्च किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको रिसर्च को ये बेस पूरी तरह से जो कहानी थी वो 1856 से लेकर 1863 के आसपास थी, और ये माना जाता है कि इनके बीच में एटलीस्ट 7 ईयर्स लगे थे, और ये 7 ईयर्स जो है रिसर्च के थे। और ये सारे स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे आपको सामने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, हर एक चीज पे नीट पे क्वेश्चन है, एम्स में क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इनमें से कोई भी एक चीज बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी इंट्रो है, डिटेल हम बाद में और भी करेंगे। अभी चैप्टर की बेसिक चल रही है, चैप्टर का मतलब समझ लो कि पढ़ने से पहले ये चीजें बहुत जरूरी है। मैं हमेशा हर बच्चे को यही बताता हूं कि यार चैप्टर जब भी पढ़ो, एक काम करो, चैप्टर की जान को पकड़ लो, नब्ज पकड़ लो, वो नब्ज पूरा चैप्टर तुम्हारी मुट्ठी पे होगा, तो ये भी वही मुट्ठी है जो उस पे तुम सब कुछ पकड़ के बैठ जाओगे। तो अगली कहानी पे आते हैं बॉस, गार्डन पी, पाइसम सटाइवम उसका नाम है, रिसर्च बेस्ड हुआ था पाइसम सटाइवम पे, ये बात याद रखना। फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, गार्डन पी पे रिसर्च किया, 1856 से 1863 तक इनका रिसर्च चला, 7 ईयर अप्रोक्सीमेटली ये इन्होंने रिसर्च किया था। आप जब भी एग्जाम में लिखेंगे पॉइंट वाइज भी लिख दोगे तो आपकी कहानी मजेदार तरीके से कवर हो जाएगी। अब वो जमाना गया कि आपको 20 पेज 15 पेज वगैरह लिखने पड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपका जितना नॉलेज है पॉइंट वाइज जो भी समझ में आ रहा है अपने हिसाब से पॉइंट वाइज लिखते चलिए। आगे बढ़ते हैं, यही है वो ग्रेट साइंटिस्ट, स्मार्ट शख्सियत इसकी कहना चाहिए, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये दोनों एक ही डायग्राम है, समवन इज ब्लैक एंड व्हाइट, और हम इसको हमने आर्टिफिशियल तरीके से कलर लगा दिया है, तो ये मॉडिफाइड फोटो है, हमारी टीम बना देती है कभी कभी इसे। ठीक है, अगली इस कहानी पे चलते हैं। पूरा चैप्टर हम पढ़ें, पूरी जेनेटिक्स हम पढ़ें, और उन जेनेटिक्स में इन दोनों का नाम ना आए हो ही नहीं सकता। ये भी वही कहना चाहिए, ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट अचीवमेंट इनकी है। कौन है? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ये वो शख्सियत है जिसकी जेनेटिक्स में लगभग माना जाए कि हर जगह कुछ ना कुछ बढ़िया ही बोला था। अगर मैं कहूं कि फ्रांसिस क्रिक के बारे में या फिर वॉटसन एंड क्रिक, इनके बारे में अपन क्या क्या जानते हैं, तो यार इनका सबसे पहली बात तो सेंट्रल डोग्मा में भी रोल है। सेंट्रल डोग्मा आप जानते हैं ना? सेंट्रल डोग्मा अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी में कोई भी डीएनए खुद को बनाता है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, और ये जो सारी चीजें होती हैं इसको एक प्रोसीजर का नाम दिया गया है जिसका नाम है सेंट्रल डोग्मा। वो एक अलग चीज है। इसके अलावा क्रिक का थोड़ा सा और भी बहुत सारे कार्यक्रमों में रोल है, पर एक नाम आपने बहुत सुना होगा, और वो चीज़ शायद आपने बचपन से ही याद कर ली होगी कि इन दोनों ने मिलकर एक कहानी दी थी जिसका नाम था भाई डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। क्या ये चीज़ याद है? इसका नाम है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ
डीएनए, पक्की बात, ठीक है, कि हमें डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल मिला था, ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था मेरे बच्चे, डबल हेलिक्स मॉडल के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रिसर्च किया था, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया और इनकी कहानी आगे पब्लिश हुई और ये लोग आज जेनेटिक्स की महारथी माने जाते हैं। आज ये जेनेटिक्स का पूरा करता धरता इन्हीं को हम कहते हैं। अब ये थोड़ी सी कहानियां थी जो हमें जानना बहुत जरूरी थी और इनके बेसिस पे हम कुछ बड़ा सोच पाते हैं, चैप्टर के इंटरेस्ट को समझ पाते आते हैं। आज की जो पूरी क्लास है बेटा, वो हम शायद वो एक कोई पाथवे फॉलो मैं नहीं करता इस चैप्टर में। मैं हमेशा बच्चों को चैप्टर को समझना सिखाता हूं, क्योंकि इसका अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो चैप्टर बहुत ज्यादा उलझता हुआ चला जाएगा। मैं आपको पॉइंट वाइज समझना सिखाता हूं कि हम इसमें क्या क्या चीजें समझ सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज आती है यार कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। व्हाट इज इनहेरिटेंस? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैं बताते चल रहा हूं, आप कंफ्यूज होते चलना और ये अपने आप को खुद क्लियर करते रहना। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? अब इसके लिए अगर हम इनहेरिटेंस वर्ड को यूज करें, सो ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ट्रेट्स का ट्रांसफर हो रहा है। ट्रेट्स मतलब जो भी लक्षण हैं, जो भी उनके कैरेक्टर्स हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जा रहे हैं। बोले हाँ, ये कोई बात हुई क्या? हाँ जी, जैसे आपके माता पिता को आप अगर देखेंगे तो उनके जो नाक है और आपकी जो नाक है वो एक ही जगह है, आपके जो हाथ है उनके हाथ है एक ही जगह है, इसको इनहेरिटेंस कहेंगे। बहुत सारे कैरेक्टर जैसे किडनी का पोजीशन, हार्ट का पोजीशन, बोन्स वगैरह वगैरह सब कुछ सेम है ना बॉस, ये है इनहेरिटेंस। तो ये क्या हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे? अगर हम इसे पॉइंट कहूं, कोई डेफिनेशन मैं नहीं बनवाता हमेशा बच्चों को, पॉइंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आप अपनी कहानी ये हिसाब से बना सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब आप समझ ही रहे होंगे, लक्षण, कैरेक्टर्स, ठीक है, ये कुछ जेनेटिकल टर्म्स हो जाते हैं। कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, कहां से कहां जा रहे हैं बच्चे? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ये कैरेक्टर्स जा रहे हैं, ठीक है। एज इट इज जाएं, थोड़े बहुत चेंजेज होके भी जाते हैं, सो ये इनहेरिटेंस कहलाता है। बहुत शानदार बात। अगली कहानी पे पहुंचते हैं, ये इतना ही पॉइंट है बस, ट्रेट्स का ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, चले गए, इनहेरिटेंस कहलाएगा। लेकिन 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 एक और चीज आती है जिसका नाम है वेरिएशन। अब ये क्या चीज होती है बॉस? सो अगर कैरेक्टर सेम टू सेम जाते हैं तो ये क्या चीज है? वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस बिहेवियर, डिफरेंस ट्रेट्स, ठीक है। मतलब हम अपने पेरेंट्स को देखेंगे और हम अपने आप को देखेंगे तो हमारी आंखें या नाक एक जैसी हैं क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये याद रखना कि कुछ कैरेक्टर सिमिलर आए हैं तो कुछ कैरेक्टर डिसिमिलर भी आए हैं। कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स जो होते हैं सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, अगर वो सिमिलर कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए हैं तो इनहेरिटेंस हुआ है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स, ठीक है। याद रखना, इसे अपन कह सकते हैं सिमिलर ट्रेट्स। आप ये एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि भैया सिमिलर ट्रेट्स है, ये ट्रेट्स जो हैं वो सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। अगर वो सिमिलर है तो आप उसे कह सकते हैं कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी सेम सेम है, तो वो इनहेरिटेंस हुआ है। पर कुछ डिफरेंट भी आया है तो उसे वेरिएशन कहते हैं। तो याद रखना, डिफरेंट कैरेक्टर्स बिटवीन डिफरेंट ट्रेट्स, लक्षण जो हैं वो बिटवीन, मतलब BW में लिख देता हूं, बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, मतलब बच्चे हैं यार, है ना। और बच्चे जो हैं वो किससे बने हुए हैं? माँ बाप से, लेकिन फिर भी माँ बाप से डिफरेंट है। बस यही डेफिनेशन है। आप इसे लिखिए, आपके बोर्ड में आपके कहीं जगह जबरदस्त नंबर मिलेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करिए। सो डिफरेंट ट्रेट्स बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, किसके किसके बीच का कैरेक्टर? पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग का सेम टू सेम बनना चाहिए था ना ब्रो, लेकिन नहीं बने। अब जब नहीं बने तो क्यों नहीं बने? वेरिएशन, ये एक चीज है जो जनरेशन टू जनरेशन जा रही है। बहुत बढ़िया। अगली कहानी, अब इन दोनों चीजों को समझने के लिए हमारे पास एक और वर्ड आता है जिसका नाम है हेरिडिटी। अब ये क्या चीज है भाई, इसको हम समझते हैं कि हेरिडिटी जो है ये क्या चीज होती है, ठीक है।
मतलब कोई भी ट्रेट्स जो जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है, या सिमिलर या डिसिमिलर ट्रेट्स होते हैं, जो भी ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे, हम उसे हेरेडिटी कह सकते हैं। मतलब अगर हेरेडिटी को तो नहीं भी समझेंगे तो क्लियर है, हम इसको जेनेटिक्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, हम इसको जेनेटिक्स के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो जेनेटिक्स अपने आप समझ में आ सकती है कि जेनेटिक्स क्या होती है। ठीक है बॉस, जेनेटिक्स मतलब क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, एक ब्रांच साइंस की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट कैन डील विथ या दैट कैन, जो भी आप अपने साथ, दैट डील्स विथ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन बना लें कि बॉस इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में जो कोई भी ब्रांच बात करेगी, जो भी कोई समझाएगा, उस वेरिएशन को ही हम जेनेटिक्स कहेंगे। जो कुछ भी ये लोग समझाएंगे वही हमारा वेरिएशन होगा, वही जेनेटिक्स होगा। मतलब यार देखो, गधे का बच्चा गधा बना, लेकिन गधे की तरह नहीं बना पूरी तरह, थोड़ा सा डिफरेंस था, थोड़े से बाल इधर उधर थे। ये जो छोटा बड़ा चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये कैरेक्टर्स आते हैं, ये 3 बातें आपके दिमाग में बढ़िया बैठ जानी चाहिए। जब ये टॉपिक समझ में आएगा तभी हम इसके आगे की चीजें समझ पाएंगे। गॉट माय पॉइंट? वीडियो पसंद आई हो अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा स्लोली भी चल रहे हैं, क्योंकि आपको सीखना भी तो बहुत जरूरी है, कि हवा में उड़ना जरूरी है, धीरे धीरे सीखना बहुत जरूरी है। जब आप इसे सीख जाएंगे तभी कुछ बेहतर आप जान पाएंगे। चलो बॉस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर को अगर हमें समझना है तो इस चैप्टर के सबसे पहली कुछ कहानियां पढ़नी पड़ेंगी, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट टर्म्स। हम इसको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स देखते हैं कि वो कौन कौन से टर्म्स हैं जो बहुत ही जरूरी हैं इस चैप्टर को समझने के लिए, जरूरी है चैप्टर को जानने के लिए। क्योंकि चैप्टर मतलब यार देखो, पूरा चैप्टर आगे बढ़ जाएगा और हम कुछ नहीं जानते तो क्या ही मसला है। तो फिर हम जानते हैं कि होता क्या है। देखो, सबसे पहला जो एक नाम है वो है बॉस फैक्टर। ठीक है, वो है बॉस फैक्टर। ये वो चीज है जो मेंडल साहब ने निकाली थी। देखो यार, आज से पहले जो है ना, कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा कैसे रहे हैं, है ना, पेरेंट्स हैं उनके बाद जो उनके बच्चे हैं उनमें जा कैसे रहा है, ये किसी ने नहीं बताया था। कैसे? मतलब समझ गया भाई कि मैं अपने माँ बाप से पैदा हुआ हूं, तुम अपने माँ बाप से पैदा हुआ, उनकी नाक भी तुम्हारी नाक एक ही जगह है, मान लिया यही इनहेरिटेंस है, पर ये हो कैसे रहा है? कोई तो थ्योरम होगा, कोई तो कहानियां होंगी जिसपे ये कहा जा सके कि हाँ 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 ऐसे जा रहा है। अच्छा, थ्योरम भी मैं मानने को तैयार हो गया कि चलो माँ बाप से बच्चे में जाता है, लेकिन कौन ले जाता है, कैरियर कौन है कैरियर, उसका ले जाने वाला कौन है? तो ये बात आई फैक्टर। ठीक है, सो फैक्टर को मेंडल साहब ने पहली बार रिप्रेजेंट किया और कहा यार देखो, फैक्टर जो है असल में फैक्टर जो आप इसे कह सकते हैं मटेरियल। ये मटेरियल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यार कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना, बॉडी के अंदर है तो कुछ ना कुछ है, मटेरियल है, सबस्ट्रेट। ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आप इसे एक वर्ड याद रखना, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हो क्या बात है, मजा आ गया बात को सुन के। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, सॉरी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हमारे पास जो मटेरियल है उनके वेरिएशन और इनहेरिटेंस को अगर कोई चीज कर रही है तो वो असल में कौन है? फैक्टर है। ये अकॉर्डिंग टू मेंडल साहब था। ये भी बात आप अपने दिमाग में बात डाल लेना, अकॉर्डिंग टू मेंडल साहब, अकॉर्डिंग टू मेंडल साहब। ये मेंडल साहब की कहानी थी। ठीक बात है, बहुत बढ़िया, समझ गए। मेंडल को बाद में पता है ये फैक्टर लेटरली फॉर्म बाद में इसे जो है, फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड जीन, इसे बाद में जीन कहा गया, जीन कहा गया। फैक्टर ही जीन है, फैक्टर बाद में जीन बना और जीन को जो शब्द बताया गया था उसका नाम था जोहानसन। किसने बताया था मेरे बच्चे? जोहानसन। जोहानसन, ये वर्ड याद रखना, जोहानसन टर्म जो है कॉइन्ड बाय, ये बात आप याद रखना, टर्म जो ये कहानी है कॉइन्ड बाय किसने दिया था? जोहानसन ने। ये नाम बहुत पूछा जाता है, तो ठीक है यार, जोहानसन ने बताया तो क्या बताया? इसने कहा इज अ यूनिट ऑफ
इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये डेफिनेशन हो गई कि यार ये जो कुछ भी हो रहा है ना इस दुनिया में, ये दुनिया जो भी कुछ कर रही है, चाहे वो कैरेक्टर सेम टू सेम जाए और चाहे कैरेक्टर जो है डिफरेंट जाए, कोई भी जाए, वो जा रहा है जीन्स के थ्रू। मतलब कैरेक्टर अगर ट्रांसफर हो रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, इंसान का बच्चा इंसान बन रहा है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता बन रहा है, गधे का बच्चा गधा बन रहा है, तो वो जीन पर बेस्ड है। ये एकमात्र ऐसा साइंस था भाई जहां पे क्रोमोसोम के बारे में ना बाद में पता चला, पहले ही लोग कहते हैं कि यार जीन जिम्मेदार है, जीन है जो ये सब चीजें कर रहा है और जीन पर ही सारा कुछ दारों मदार टिका हुआ है। ये बात बताने के लिए फैक्टर एंड जीन मान गए हम बात। ठीक है भाई, जीन को समझ गए। जीन होता कैसे, जस्ट लाइक एग्जाम्पल, कोई भी कैरेक्टर है, जो कोई भी यूनिट है, कोई भी एक ऐसा मटेरियल है जो कुछ ना कुछ कैरेक्टर बना रहा है। अब ये कैसा है ये तो मॉलिक्यूलर में पता चलेगा कि जीन असल में न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, इन सब चीजों से बनता है, जिसको अपन बाद में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं बॉस, और कुछ नाम है। तो जीन के बारे में हम ये कहते हैं कि जीन जो है ना वो 2-3 टाइप का होता है। जैसे हम लोग जीन बना रहे हैं तो जीन हमेशा क्या होता है, अगर सेम टाइप का है तो हम इसे कहते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस एक वर्ड आता है, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं कि पेयर ऑफ सिमिलर जीन, आप इसे कह सकते हैं पेयर ऑफ सिमिलर जीन, ठीक है। तो अगर हमारे पास में सिमिलर जीन है और उसका हमने पेयर बनाया है तो आप उसे होमोजाइगस कहेंगे। जस्ट एग्जांपल के लिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ऐसे कुछ नाम आपको दिखाई देंगे। तो ये चीजें आप देखेंगे कि भैया ये सारे के सारे सेम टू सेम है, दैट्स वाई वो होमोजाइगस है। ये कुछ ऐसे नाम है जो शायद तुम्हें बहुत आसानी से पता हो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें बताना, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब एक नाम आया हेट्रोजाइगस। अब ये क्या मसला है ब्रो, हेट्रोजाइगस जो है ये क्या मसला है ब्रो, तो बताना है आपको। यहां पर पेयर बनाना है कैसा, डिसिमिलर। कैसा बनाना है बच्चा, डिसिमिलर जीन। ये जो जीन बड़ा है वो डिसिमिलर है। अच्छा क्या बात है, तो एग्जाम्पल बोलिए जरा। एग्जाम्पल यहां पर है कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सॉरी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये सारे नाम हमें रखने हैं, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, ये सब चीज इसमें नाम आएगा। अब ये टर्म्स हैं, क्योंकि जब तक आप इसे डिटेल में नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। अभी तो सिर्फ रटने वाली कहानी हो गई कि यार ठीक है कैपिटल टी कहाँ से आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, इसका मतलब क्या है ना। स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये सारी कहानियां भविष्य के गर्त में हैं जिसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बात जानना बहुत जरूरी है। जब आप ये हेट्रोजाइगस आप पढ़ेंगे तो एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है जिसे अपन कहते हैं एलील्स। अब यार ये एलील्स असल में होते क्या हैं, ठीक है। सो एलील्स के बारे में मतलब ये डेफिनेशन एनसीईआरटी लिखती भी नहीं और बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे अपन कहते हैं बस अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, फॉर्म ऑफ अ जीन, किसी एक जीन का, कोई भी एक जीन ले लो, उसका अल्टरनेटिव फॉर्म है। अब अल्टरनेट फॉर्म मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कहीं पर दो है, जैसे यार जीन हमेशा पेयर में होता है ना, जीन हमेशा पेयर्स में होता है। तो पेयर्स में है तो अगर मान लो दोनों के दोनों सेम टू सेम है तो ये दोनों एक दूसरे के लिए एलील है। एक जीन दूसरे जीन के लिए एलील्स है, वो उसका अल्टरनेटिव फॉर्म है, या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा। इसे हम कहते हैं आइडेंटिकल एलील्स। ये है हमारा आइडेंटिकल एलील्स, समझे बात को। और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी डाल दिए तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है बच्चों, नॉन आइडेंटिकल एलील्स। और भी बहुत सारे टर्म्स हम पढ़ने हैं, लेकिन इतनी चीजें हमें ज्यादा जाननी है। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, एलील्स वगैरह वगैरह, फैक्टर्स, जीन, क्योंकि हम ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम पढ़ते तो हैं, बहुत पढ़ते हैं, पर शायद समझ नहीं पाते। शायद हम इसके बारे में जो ना मतलब विजन बनाना है ना हमारे दिमाग में, वो नहीं बन पाता। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा
ड्रॉबैक निकल कर आता है, बड़ी परेशानी होती है कि हम समझ नहीं पाते। मतलब देखो यार, रेशियो याद कराना मेरे लिए कौन बड़ा सा चीज़ है, ये तुम्हारे लिए याद करना कि 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1, ये बहुत आसान है। पर वो आया कैसे, ये बात जानना बहुत जरूरी चीज़ है। तो वो चीज़ आपको मन लगाकर ही समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। जब हम आगे बढ़े, ठीक है, जब हम आगे बढ़े, इसको आगे लेकर गए कि टॉपिक है भाई ये ठीक है, हमारा ये चीज हमें समझ में आ गया। अब हम इसको देखते हैं कि ये हो क्या क्या रहा है, क्या क्या चीजें यहां पर होनी है और कैसे होनी है। तो बाकी भी कुछ टर्म्स है जैसे डोमिनेंट, रिसेसिव, जीनोटाइप, फिनोटाइप, इनको मैं जब प्रोसीजर हो रहा होगा तो उसी टाइम समझा दूंगा, बहुत आसान हो जाएगा, वो समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन यहां से आता है कि मेंडेलिज्म हो क्या रहा है, ठीक है। अब हम यहां से उसे स्टार्ट करते हैं कि मेंडल साहब ने शुरू किया, कैसे शुरू किया, क्या क्या बताया, कैसे बताया। मेंडेलिज्म स्टार्ट हो रहा है, अगेन मैं बता रहा हूं 7 ईयर का रिसर्च प्रोग्राम था, 7 ईयर का प्रोग्राम था इनके पास में। और ये प्रोग्राम जो हमारे पास में, प्रोग्राम जो हमारे पास हम देखते हैं, उस प्रोग्राम में कब से कब तक था बेटा जी, 1856 से 1863 तक ये प्रोग्राम चला था, बेस्ड ऑन पाइसम सटाइवम, ठीक है। आगे समझते हैं भाई। तो बेस्ड ऑन पाइसम सटाइवम, ये भी बड़ी बात हो गई। अब यहीं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे पाइसम सटाइवम के बाद। सवाल आता है कि वाई ओनली पाइसम सटाइवम, बाकी की भी ऊपर क्यों नजर नहीं गई। पाइसम सटाइवम क्या आसान क्या लग रहा था, इस पे कुछ तो देखा होगा। वो बोलते हैं ना क्या है इसमें, पूछा जाएगा क्या है इसमें, जैसे बोलते हैं ना भाई कि मतलब कुछ तो देखा होगा। हर कोई ऐसी थोड़ी होता है कि झिंगुर सा लड़का है ना, और क्या क्या बोलते हैं, लम्फू सा लड़का, झिंगुर सी बातें, बात तो करना उसको आता नहीं। कोई ना कोई तो देख के कुछ करता होगा, साइंटिस्ट हैं, सीमा हैदर थोड़ी है, ठीक है। तो यार ये जानता था कुछ ना कुछ इसके बारे में, इसको पता था। तो पाइसम सटाइवम को तो आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाएगा यार, वाई ओनली पी, वाई ओनली पी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे तुम बोर्ड में हो चाहे तुम नीट में हो। ये तो बड़ा सवाल है भाई, ठीक है। तो आंसर बताओ, चलो आंसर बताओ, क्या क्या इसमें ऐसी खास बात थी, क्यों क्यों पी को लेने के पीछे रीजन क्या था। पहला रीजन बाइसेक्सुअल था, और वो भी बाइसेक्सुअल क्या, फ्लावर था। अच्छा, आप लोगों ने ना जब भी प्लांट को पढ़ा होगा, दो नाम पे बड़ी कंफ्यूजन हुई होगी सारे बच्चों को, एक बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल और एक मोनोसियस डायोसियस। तो आज यहीं पे इस बात को खत्म कर देते हैं कि यार देखो, जब हम बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल कह रहे होते हैं ना, वो प्लांट को नहीं, फ्लावर को कह रहे होते हैं कि कोई यार फ्लावर है, उसमें मेल फीमेल अगर दोनों ऑर्गन प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और जब हम कह रहे हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसका मतलब है कि उसके पास या तो मेल ही बस प्रेजेंट है या तो फीमेल ही प्रेजेंट है। ये बात डब्बे में फेंक दो, अब आज के बाद दोबारा इसको समझने की जरूरत नहीं है। एक ही बार में इसे याद कर लो कि बाइसेक्सुअल मतलब फ्लावर, यूनिसेक्सुअल मतलब फ्लावर। अब अगर कभी प्लांट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो प्लांट होता है मोनोसियस या डायोसियस। मोनोसियस का मतलब यह है जिस प्लांट के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों, अब वो एक ही फ्लावर में हो या अलग अलग फ्लावर में हो, वो एक प्लांट का मसला है, वो एक प्लांट का मसला है, इसको अभी छोड़ दो। बस आप इतना जानना कि एक प्लांट है और प्लांट के अंदर मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है, और अगर प्लांट के अंदर मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है, मोनोसियस प्लांट है, मोनोसियस। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि एक तरफ मैं इसे मोनोसियस कह रहा हूं और एक तरफ इसे बाइसेक्सुअल, तो मोनो और बाई क्यों। मोनोसियस इसलिए कह रहे हैं कि ये टर्म ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता है जहां पर मेल एंड फीमेल का पोजीशन एक ही है, तो एक पोजीशन, इसलिए मोनोसियस। बाइसेक्सुअल डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल, डिफरेंट सेक्सुअल ऑर्गन जिसके पास है, बाइसेक्सुअल। तो दोनों को बोलने का बेस अलग है, दोनों वर्ड्स को बोलने का बेस अलग है, बेस ही अलग है। एक में पोजीशन देख रहा है, एक में सेक्सुअलिटी देख रहा है, समझ गए बात को। उसी तरह अगर वर्ड यूज हो रहा है यूनिसेक्सुअल, तो यूनिसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल के लिए एक को ले रहा है कि या तो मेल ही बस प्रेजेंट है या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक है, इसलिए यूनिसेक्सुअल। पर अगर इसे डायोसियस वर्ड यूज करेंगे, सो व्हाट इज डायोसियस, ये कुछ चीज ऐसी बता रहा हूं जो टॉपिक को जानने से पहले बहुत जरूरी है, तो ये चीज जान लेना यार। डायोसियस, जब भी हम डायोसियस वर्ड यूज करेंगे, इसका मतलब है कि यार हमें दो प्लांट की नीड होगी,
दो प्लांट की दो पोजीशन है, मेल इधर फीमेल इधर, समझ गए? तो डायोसियस मोनोसियस याद रखना, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे इसके पास। तो फायदा क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो आप इनके बीच में सेल्फ क्रॉसिंग करवा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यार सेल्फ क्रॉसिंग क्या चीज होती है, मैं इसे और डिटेल बाद में करूंगा, हल्का सा बस इतना जान लो कि क्रॉसिंग बिटवीन सेम जनरेशन के जस्ट एग्जांपल के लिए एक प्लांट है, प्लांट के अंदर सीड बने हैं, 5 सीड हैं एक प्लांट में, एग्जाम्पल, पांचों सीड को हमने लगा दिया, उसके अंदर फ्लावर आए, फ्लावर के बीच में ब्रीडिंग करा दी, सेल्फ ब्रीडिंग कहलाएगी, सेल्फ क्रॉसिंग कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। समझ गए अभी बात को? इतना तो अपन को समझ में होना चाहिए ना यार कि पॉलिनेशन ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग मतलब क्या होता है, मेल फीमेल को मिलाना है, पॉलन एंड एंथर को, सॉरी एंथर और एंथर का पॉलन और स्टिग्मा को दोनों को मिलाना है। ये मिलाने वाली जो चीज है हम इसे क्रॉसिंग से ही तो करते हैं। तो अभी बस समझ लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सेल्फ क्रॉसिंग पॉसिबल, सेल्फ क्रॉसिंग हो सकती है। तो पॉइंट ये है कि सेल्फ क्रॉसिंग पॉसिबल है, ठीक है। सो पॉसिबिलिटीज हैं कि सेल्फ क्रॉसिंग ये लोग कर सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो यार वेरी गुड, अच्छी बात है। और क्या दूसरी चीज आती है कि बाइसेक्सुअल है, तो और क्या करें? बाइसेक्सुअल है तो मतलब याद रखना शॉर्ट लाइफ स्पैन है इसका, शॉर्ट है, शॉर्ट लिव्ड प्लांट है, शॉर्ट लाइफ स्पैन इनका है, तो मतलब फास्ट रिजल्ट आएगा। ये भी बात है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं है तो फास्ट रिजल्ट आएगा। इसे आप ये कह सकते हैं कि यार ये सिंगल ईयर वाले प्लांट हैं, मतलब ये समझ रहे हैं, मतलब इनके पास एक ही टाइम है, सिंगल सीजन वाला प्लांट है, ये भी बात सही है। थर्ड नंबर पे इनके पास में जो है ना प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट है 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। पॉजिटिव एंड का मतलब प्रेजेंट है ना, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यार 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, मतलब कोई भी एक कैरेक्टर के बेस पर मैं क्रॉस कर सकता हूं। वाह, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। उसके बाद जो है ना इजिली ऑब्जर्वेबल है भाई, आसानी से आप इसे देख सकते हो, ठीक है, ऑब्जर्वेबल है, तुरंत आप इसे देख सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो, मतलब तुरंत रिसर्च हो सकता है। 5वें नंबर के पॉइंट पे आता है कि यार और कुछ फायदा है क्या इसको यूज करने का? तो फायदा इसका ये यूज है कि मतलब देखो, सबसे पहली बात तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, शॉर्ट लिव्ड प्लांट है, फास्ट रिजल्ट आएगा, है ना, प्रेजेंट 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है और वो बढ़िया दिखाई देते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं और वो आपको दिखाई देंगे, इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हैं, आसानी से आप इसे देख सकते हैं। और सबसे लास्ट एक आध पॉइंट आप लिखना हो कि पी में क्या हो सकता है यार, एक चीज़ और बोल सकते हैं, एक और कोई याद अपने हिसाब से कर लो, 5 पॉइंट तो होने चाहिए यार कम से कम, बेइज्जती हो जाएगी। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सेल्फ क्रॉसिंग पॉसिबल है, शॉर्ट लिव प्लांट है, फास्ट रिजल्ट आएगा, प्रेजेंट 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, इजिली ऑब्जर्वेबल है। अच्छा, 5वें पॉइंट पे ये याद रखना कि जितने भी कैरेक्टर्स, अच्छा क्रॉस ब्रीडिंग ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, जो क्रॉस ब्रीडिंग है हमारे पास, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग भी जो है इनमें पॉसिबल है। अब ये कैसे पॉसिबल है यार? तो जब यार सेल्फ क्रॉसिंग पॉसिबल है तो क्रॉस ब्रीडिंग भी पॉसिबल होगा कि यार मतलब मेल फीमेल मिल रहे हैं, नहीं मिलने दो, क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगी। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये 4-5 पॉइंट याद रखना, अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन पे बता सकते हो कि इस पे क्या क्या मसले आपको अटक रहे हैं। तो पहला सेशन है, पहले पॉइंट है, पहली क्लासेस है, आपको बहुत कम चीजें मैंने बताई हैं, बहुत कुछ नहीं बताया, पर आपके दिमाग में जागने वाली बहुत सारी चीजें मैंने डाल दी हैं। तो इन चीजों को रीड करिए, पढ़िए, और इसके आगे अगला सेशन आपको पूरा मेंडलिज्म आपको डिटेल करना है, तो उससे पहले इतनी बातें याद करके रखिए। अगला सेशन इससे भी शानदार होगा जिसमें हम पढ़ेंगे मेंडलिज्म का पूरा डिटेल नॉलेज और चीजों को जानेंगे कि मेंडल साहब आखिर में इतने ग्रेट थे क्यों। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करना अपने सभी दोस्तों से, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।